हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ चौसर एज। चौसर एज एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कवर किया है और साथ ही साथ सभी जो क्वेश्चंस हैं वे काफ़ी ज़्यादा हाईली सिलेक्टेड हैं और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ चौसर एज। चौसर एज की जो स्टार्टिंग थी, इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1350 एंड इट लास्ट्स फॉर 1400, 1350 से लेकर 1400 के बीच में। एंड इट इज़ ऑल्सो द एज इज़ ऑल्सो रिमार्क्ड बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम द डार्क एजेस टू द मिडल एजेस, 14th century, and it is the great period of political, social, and religious and all literary activities. The age of Chaucer is also called medieval. Why it is called medieval? Because it was the age of chivalry, war, love, and religion. So it is one of the most important age of English history. So now we are going to discuss the 35 most important exam winning questions in this video. So let's get started with our first important question. So our first question is, what was the ruling king, sorry, who was the ruling king when Chaucer was born? कि जब चौसर का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे इंग्लैंड पर या फिर ब्रिटेन पर कहें तो उस टाइम पे किंग कौन था थ्रोन पर? तो वे थे किंग एडवर्ड थ्री। किंग एडवर्ड थ्री जो है 1327 में किंग बने थे। अ, अम, और उस टाइम पीरियड पे जब वो 14 ईयर्स के थे तभी जो है उन्होंने थ्रोन पर कब्जा किया था। तो उस टाइम पे वो बैठे थे, ठीक है। और जब वो जो बैठे थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ 100 ईयर्स वॉर्स भी शुरू किया था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस टाइम पे रूलिंग किंग मैं आपको बता दूं तो वे थे किंग एडवर्ड थ्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड टू नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉर बिगेन इन 1337 एंड लास्टेड फॉर ओवर अ सेंचुरी? 1337 में आपको पता ही है कि एक जो वॉर था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि 1337 में हुआ था। द वॉर इज 100 ईयर्स वॉर। ये जो वॉर था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, जो कि हुआ था 1337 टू 1453 तक ये चला था। द 100 वॉर इज ऑल्सो नॉन एज 116 ईयर्स वॉर। It was a series of war between England and France, and the main cause of this war was dynastic struggle for the French throne, कि फ्रेंच थ्रोन के लिए उस टाइम स्ट्रगल हो रहा था। और इसमें तीन मेजर्स बैटल्स हुई थी। फर्स्ट वन वाज द बैटल ऑफ क्रिसे दैट हैज़ बीन फॉट इन 1346, and second is Poitiers that has been fought in 1356, and the Crisse was fought in 1346 and 56 में Poitiers हुई थी, और एजिनकोट की 1415 में हुई थी। ये तीन बैटल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। The war saw the rise of iconic figure like John of Arcs. John of Arcs का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉर में, who played a key role in turning the tide in favor of फ्रांस, ठीक है। पहले तो क्या था, इंग्लैंड जो है विनिंग कर रहा था, लेकिन बाद में जो है कुछ इंटरनल स्ट्राइप्स और रिसोर्स डिप्लीशन की वजह से उसकी जो पोजीशन है वो वीक हो गई थी, एंड द वॉर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ बोथ नेशंस, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द इमर्जेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज। ये आपने याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड टू नोट डाउन। इफ यू विल go through the details, so you will get to know all the information related to the 100-year wars. थर्ड क्वेश्चन, हु सक्सीडेड एडवर्ड थ्री एज द किंग ऑफ इंग्लैंड? किसने सक्सीड किया था एडवर्ड थ्री को किंग ऑफ इंग्लैंड? तो वो थे रिचार्ड टू, जो कि सन थे एडवर्ड थ्री के। और 1381 में प्लीजेंट रिवोल्ट से इनका बहुत ही योगदान है, तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि एडवर्ड थ्री के बाद थ्रोन पर कौन बैठा था, वो था रिचार्ड टू। क्वेश्चन नंबर फोर, विच किंग डिपोज्ड रिचार्ड टू एंड टुक द थ्रोन इन 1399? अब रिचार्ड टू के बाद कौन बैठा था, वो थे हेनरी फोर।
जो कि थे हाउस ऑफ लैंकेस्टर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। 1399 में हिज कज़न वो बैठे थे और जो है किंग बने थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ ब्रिटेन? ये हुई थी 1360 में, और ये जो ट्रीटी थी वो साइन की गई थी 8 मई 1360 में इन दिस टाउन। ठीक है, ये आपने याद रखना। A temporary peace agreement between England and France in 100 Years War। 100 Years War जो हुआ था उसमें एक ट्रीटी हुई थी लास्ट में, ट्रीटी ऑफ ब्रिटेनरी। ये 1360 में हुई थी और ये इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी क्योंकि इसी के द्वारा इंग्लैंड गेन्ड लार्ज टेरिटरीज इन फ्रांस एंड देयर वाज अ टेम्पररी पीस। उसके बाद तो कुछ और हलचल्स भी हुई, टर्मोइल हुआ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ट्रीटी है, ये आपने याद रखना है। Question number 6, what was the famous military leader of England during the 100 Years War? तो वो था ब्लैक प्रिंस, एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, वन ऑफ द मिलिट्री लेजेंड लीडर्स ड्यूरिंग 100 Years Wars, known for his victories at Cressy, जो कि 1346 में हुई थी, पाइट्रीज हुई थी जो कि 1356 में हुई थी, एंड ही नेवर बिकम किंग एज ही वॉज द सन of the ruling king at that time, but he died very soon and before his father, so he didn't become any king। और जो ब्लैक प्रिंस था उसे ब्लैक प्रिंस क्यों कहा जाता, बिकॉज ही हैज अ ब्लैक आर्मर इन हिज बॉडी एंड हिज डिस्ट्रक्शंस जो थे उसके जो है उसी के कारण उसे ब्लैक प्रिंस के नाम से जाना जाता था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच डायनेस्टी रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग चौसर्स लाइफ टाइम? प्लांटाजेनेट डायनेस्टी, ये आपने पढ़ा होगा। 1154 से लेकर 1485 तक ये चला था और इन्होंने 300 ईयर्स तक रूलिंग किया था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट आपको पता ही है 1154 में हुआ था और इसका जो लास्ट किंग था वो रिचार्ड थ्री था। ये आपने याद रखना है। अगर आप इसको डिटेल्स में गो थ्रू करेंगे तो आपको थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा होगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच नोबलमैन एंड पेट्रन ऑफ चॉसर्स प्लेड अ मेजर रोल इन इंग्लिश पॉलिटिक्स? कि कौन से जो मेजर नोबलमैन्स थे और पेट्रन्स थे चॉसर्स के जिन्होंने इंग्लिश की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था, तो वो थे जॉन ऑफ गॉन्ट एंड जो कि ड्यूक ऑफ लैनकेस्टर्स थे। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये जो है मोस्ट पावरफुल नोबल्स थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which rebellion took place in 1381 due to heavy taxation and social unrest? तो 1381 में चौसठ हिस्ट्री में आपको प्लेजेंट रिवॉल्ट देखने को मिलता है। प्लेजेंट रिवॉल्ट जो था एक मोस्ट पॉपुलर रिवॉल्ट था लेट मेडिवल यूरोप में, एंड दिस कॉज द कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट वाज द imposition ऑफ द थर्ड पोल टैक्स। ठीक है, and it was the third time in 4 years that such tax has been imposed। People refused to pay it, and it was also caused by the harsh condition faced by peasants after the Black Death, which had killed many workers. To keep their power, rich landowners and the government tried to comfort wages and raise taxes, especially with the unpopular poll tax, which everyone had to pay। तो गुस्से में आके जो प्लेजेंट्स थे led by figures like Wat Taylor, John Ball, demanded better treatment, lower taxes, and more freedom. But this revolt was resisted, and ultimately the वो जो रिवोल्ट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था उस टाइम पीरियड पे। तो ये आपने याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लीडर ऑफ द प्लेजेंट रिवोल्ट? तो वो मैंने बोल दिया कि द फिगर्स लाइक वॉल्ट टेलर, जॉन बॉल थे, उनके नेतृत्व में दे लेड एंग्री प्लेजेंट्स टू द फ्रीडम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। Next question is question number 11. Which devastating event wiped out nearly half of English population during 1347 to 1351? कि मतलब किस जो डिवास्टिंग बहुत ही डिस्ट्रक्टिव जो इवेंट हुआ था, किस उसने जो है इंग्लैंड की हाफ ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर दिया था, वाइप कर दिया था, वाइप्ड आउट कर दिया था। तो वो था द ब्लैक डेथ, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं।
एग्जाम्स में फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपने ये जो ब्लैक डेथ है इसको नोट कर लेना। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि जो ब्लैक डेथ था वो मोस्ट डिवास्टिंग पेंडेमिक प्लेग था ह्यूमन सोसाइटी में, और इसकी जो डेट थी 1347 टू 1351 थी, ये भी लिख देना है आपने। एंड इसने क्या किया, 4 मिलियन पीपल्स एंड द रिजल्टेड इन मैनी सोशल चेंजेस। एंड पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी, लेबर जो है कम हो गए थे। एंड द डिसीज वॉज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कैरिड बाय अ फ्ली ऑन रैट्स, एंड इट लेड टू पेनफुल सिम्टम्स लाइक swelling, fever, and many people died within days of getting sick. So many people died that there were not enough workers, leading to shortage of foods and goods। कि मतलब वहाँ पे वर्कर्स भी कम होने लगे थे, जिसके कारण जो है फूड्स और गुड्स की जो शॉर्टेज थी, ठीक है। दिस गिव प्रेजेंट्स मोर पावर, दे वर नीडेड टू कीप थिंग्स रनिंग। सम हिस्टोरियंस बिलीव द ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस्ड द राइटिंग ऑफ चॉसर्स आल्सो, whose contemporary tales reflect the uncertainty and hardships of that time। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और साथ ही साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो यू शुड टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लैक डेथ ऑन फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सिस्टम के ऊपर क्या था। फ्यूडल का मतलब था कि जो लैंड ओनर्स थे वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग था, ठीक है। इट वीकेंड फ्यूडलिज्म एज लेबर शॉर्टेज गिव प्लीजेंट्स मोर पावर। अब उस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, जो प्लीजेंट्स थे फ्यूडल सिस्टम के दौरान वो पूरी तरह से डिसकंटेंट थे। तो जैसे ही जो है 100 ईयर्स वॉर्स हुआ, तो लेबर्स की जो है शॉर्टेज होने लगी, और लेबर्स वर डिमांडिंग अ वेरी हाई प्राइस टू डू सम वर्क, ठीक है। तो इसी के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ था लेबर्स को उस टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 13, विच क्लास गेंट मोर इन्फ्लुएंस्ड आफ्टर द ब्लैक डेथ। तो वो कौन सी क्लास थी जिसने इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया था ब्लैक डेथ में, तो वो थी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश हिस्ट्री में। मर्चेंट्स जो आर्टिस्टेंस थे वो जो है काफ़ी ज़्यादा पावर गेन करने लगे थे, वो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इस इवेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लॉ वाज पास्ड इन 1351 टू कंट्रोल वेजेस आफ्टर द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ के बाद एक लॉ पास हुआ था 1351 में, और ये जो लॉ था वो था द स्टेट्यू ऑफ लेबरर्स, ठीक है। और ये पास किया था एडवर्ड थ्री के द्वारा, किंग एडवर्ड थ्री। और लॉ का एम क्या था, टू कंट्रोल वेजिस एंड ब्लैक वेजिस था, ठीक है। वेजिस को कंट्रोल करना था, लेबर्स क्या कर रहे थे, डिमांडिंग कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग ये जो लॉ था वो एस्टेब्लिश किया गया था किंग एडवर्ड थ्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेमस गिल्ड्स grew इन पावर ड्यूरिंग चौसर्स टाइम्स। तो मर्चेंट्स और जो क्राफ्ट गिल्ड्स थे वही जो है चौसर्स टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग चौसर्स टाइम। तो वूल जो ट्रेड था वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी में फ्लरिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, विच यूरोपियन कंट्री वाज इंग्लैंड्स मेन ट्रेड पार्टनर और वूल। तो इंग्लैंड यूरोपियन कंट्री जो है इंग्लैंड के मेन ट्रेड पार्टनर थी वूल का, तो वो थी लो कंट्रीज लाइक जो फ्लैंडर्स थे, मॉडर्न डे में भी उसको बेल्जियम नीदरलैंड भी कहते हैं। तो वे जो कंट्रीज थी वो इंग्लैंड के मेन ट्रेड पार्टनर बनी थी वूल ट्रेड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंग्लिश सिटी वाज अ मेजर सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग चौसर्स ईरा। कि जो मेजर जो सिटी थी इंग्लैंड की वो कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जानी जाती थी, वो था लंदन। क्योंकि जो लंदन था वो एक लार्ज सिटी थी एंड सेंटर ऑफ कॉमर्स थी, तो सिटी ने क्या किया, बहुत से फॉरेन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया था, तो ये बहुत ही फेमस उस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन फॉर्म ऑफ करेंसी इन द चौसस इंग्लैंड। तो वो था पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग एक बहुत ही फेमस करेंसी थी उस टाइम पे, डॉलर्स में होती थी। वो जो डॉलर्स थे वो बने होते थे गोल्ड्स और सिल्वर के। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लैंड की ये मेन करेंसी बन गई थी उस टाइम पे, जो कि टैक्सेशन में यूज़ की जाती थी, ट्रेड्स में यूज़ की जाती थी, ठीक है। Next question is question number 20. Which law passed in 1363 aimed to regulate social classes based on clothing? कि clothing से related भी एक law किया गया था पास, उसको समविटरल लॉ कहते थे, ठीक है, जो कि 1363 में आया था। और इसमें क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड क्लोथिंग स्टाइल्स बेस्ड ऑन सोशल क्लास एंड प्रिवेंटेड कॉमन फ्रॉम बियरिंग
लग्जरीज फैब्रिक्स क्लोथ्स, फैब्रिक्स जो लग्जरी फैब्रिक्स के क्लोथ्स होते थे उस टाइम पे, जो अच्छे अच्छे कपड़े होते थे जो हाई क्लास के लोग पहनते थे, तो कॉमन्स को पहनने के लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग गया था इस लॉ के अनुसार। तो ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंस्टीट्यूशन डोमिनेटेड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ इन मेडिवल इंग्लिश? तो वो था कैथोलिक चर्च। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। Question number 22, which religious leader criticizes the corruption of the church and translated the Bible into English? तो important figure है, ये आपने याद रखना है, जॉन वाइक्लिफ, जो कि ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपने नोट करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन वाइक्लिफ्स फॉलोअर्स? जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था? तो वे थे लुलैट्स। लुलैट्स जो कि एडवोकेटेड फॉर चर्च रिफॉर्म्स एंड बाइबल रीडिंग के लिए एडवोकेटेड किए जाते थे, ठीक है, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिलीजियस प्रैक्टिस वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग करप्ट इन चर्च कैंटरबरी डे? तो वो था द सेलिंग ऑफ इंटेलिजेंसेस, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द रोल ऑफ मोनेस्ट्रीज इन मेडिवल इंग्लिश? की मतलब जो मोनेस्ट्रीज उस टाइम पे बनाई गई थी वो थी सेंटर ऑफ एजुकेशन, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग एंड चैरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी मोनेस्ट्रीज। सो सबसे फेमस जो थी उस टाइम पे, वो जो जो मोनेस्ट्रीज थी उस टाइम पीरियड पे, रोमन जब इन्वेशन किए थे तो उन्होंने सबसे पहले मोनेस्ट्रीज में ही अटैक करने शुरू कर दिए थे ताकि वो अपना कंट्रोल बिल्डअप कर लिए। तो क्यों करना चाहते थे वो? ताकि वो जो है इन से एजुकेशन के ऊपर, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग जितनी भी ये चीज़ें उसके ऊपर अपना कंट्रोल बिल्डअप कर सके, ठीक है, इसलिए मोनेस्ट्रीज उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 26, विच मेजर कैथेड्रल इन इंग्लैंड वाज अ पिलग्रिमेज साइट इन द कैंटरबरी टेल्स? कि एक कैथेड्रल था इंग्लैंड में, वो काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिमेज साइट थी, तो वो उसका नाम था कैंटरबरी कैथेड्रल। और कैंटरबरी एक फर्स्ट चर्च बिल्ट इन द इंग्लैंड, फर्स्ट चर्च कौन सा बिल्ड किया गया था? वो था कैंटरबरी। जब आप कैंटरबरी की टेल्स को पढ़ेंगे, तो फिलहाल तो मैंने इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया है, तो मैं चौसर्स के जितने भी जो वर्क्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवा दूंगा। तो उसमें हम कैंटरबरी टेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच यूनिवर्सिटी वॉज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग चौसर्स टाइम? कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी? वो थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़, उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, उस टाइम पे तो ऑक्सफोर्ड ही थी बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 28, which European intellectual movement began influencing England in the 14th century? जो रेनेसांस था, ह्यूमनिज्म था, अर्ली रेनेसांस ह्यूमनिज्म था, वो 14th सेंचुरी में आया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इन्फ्लुएंस कर रहा था उस टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेडिवल फिलोसफी इन्फ्लुएंस चॉसर्स बॉय से? तो वो था ब्योथियन फिलोसफी, जो कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी है, ये आपने पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 30, which new technology introduced in European in the 15th century changed literature and learning? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है, जॉन जोहानेसेस गुटेनबर्ग ने थ्रू द चौसस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे इन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया था। इनके अलावा जॉन कैक्सटन का नाम भी प्रिंटिंग प्रेस में आता है। इसके कारण क्या हो गया था, जो वर्क्स लिखे जाते थे चौसस के टाइम पीरियड पे, वो जो है कॉमन मैन में पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए थे। Question number 31. Which language was dominant in English literature before Chaucer time? Chaucer से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? वो थी एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, और लैटिन का यूज़ उस टाइम पीरियड पे किया जाता था। ओल्ड इंग्लिश उस टाइम पीरियड उतनी प्रबल नहीं थी, वो जो है कॉमन से भी लोअर क्लास की लैंग्वेज थी, लेकिन जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन सेक्टर में यूज़ की जाती थी वो थी फ्रेंच और लैटिन, ठीक है। Question number 32, which dialect did Chaucer use in his work helping the standards? तो उनकी जो डायलेक्ट थी मिडलैंड डायलेक्ट थी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी, ये आपने याद रखना है एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंग्लिश पोइट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चॉसर रोट पियर्स एंड प्लूमेन? तो वो लिखा था विलियम लैंगलैंड ने, पियर्स एंड प्लूमेंस लिखा था। Question number 34, which poet alongside Chaucer wrote in Middle English and was considered a moralist? तो with John Gow, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेजेंडरी फिगर स्टोरीज पॉपुलर इन चॉसर्स टाइम्स वर कंपाइल्ड लेटर बाय थॉमस मेलोडी? तो वो थे किंग आर्थर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नोट डाउन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चॉसर एज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें कुछ जो नॉलेज है इस वीडियो से मिल सके।
और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेजर वर्क्स एंड राइटर्स ऑफ दिस एज। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स।